नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज की पहली बड़ी खबर भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर है, जहां दिल्ली में भाजपा की बड़ी बैठक हुई है। दूसरी बड़ी खबर कन्नौज में सपा नेता की गिरफ्तारी को लेकर है, जहां नए तथ्य और खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर कलकत्ता के दुष्कर्म मर्डर केस को लेकर है, जहां मामले पर राजनीति गर्मा गई है। और चौथी बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां मंत्री आतिशी दिल्ली में केजरीवाल के स्थान पर झंडा नहीं फहरा पाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर भाजपा अध्यक्ष और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के नेताओं की बड़ी बैठक हुई, जहां बैठक में भाजपा के नए अध्यक्ष पर मंथन और चर्चा की गई। बता दें कि बैठक में राजनाथ सिंह के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबाले और आरएसएस के संयुक्त महासचिव अरुण कुमार शामिल हुए। बता दें कि 2020 में पूर्णकालिक अध्यक्ष बनने के बाद पूर्णकालिक अध्यक्ष का उनके बाद 2019 जून 2024 में जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया गया है, जहां मोदी सरकार 3.0 में सरकार में मंत्री बनने के बाद भाजपा में एक बार एक व्यक्ति को एक ही पद दिया जाता है। इसका नियम भी भाजपा के संविधान में है, इसलिए जेपी नड्डा को अपना अध्यक्ष पद छोड़ना है। मिली जानकारी के अनुसार मीटिंग में आरएसएस ने साफ कहा है कि भाजपा के अगले अध्यक्ष का नाम हमसे विचार विमर्श के बगैर फाइनल ना किया जाए। 31 अगस्त को 2 सितंबर तक केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की एक और महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें भी इस पर मंथन हो सकता है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए एएल द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। एएल जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर लगातार अटकलें लग रही हैं कि कौन नया अध्यक्ष होगा, और अब बड़ी बैठक की भी खबर निकलकर सामने आई है। दिल्ली में बड़ी बैठक आरएसएस और भाजपा नेताओं के बीच हुई है। क्या लगता है कौन हमें नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हुए दिखाई देगा? देखिए, कहीं ना कहीं आपको बताना चाहूंगा मैं जी कि जो भारतीय जनता पार्टी है, ये कहीं ना कहीं एक संगठन जो है, ये कार्यकर्ताओं का संगठन है जी, और इसमें हमेशा चौंकाने वाले नाम सामने आते हैं जी। इस प्रकार से अभी भारतीय जनता पार्टी की जो एक बैठक हुई है, निश्चित तौर पर इसमें विभिन्न नामों का चर्चा की गई होगी और उन नामों पर चर्चा और मंथन का दौर लगातार जारी है जी। लेकिन ये कह पाना अभी असंभव है कि इसको भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर एक ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा जो संगठन को मजबूती प्रदान करेगा। ऐसा ही संगठन का चयन भारतीय जनता पार्टी करेगी। जी। एएल जी, जिस प्रकार से आरएसएस की ओर से इस लोकसभा चुनाव में पहले जैसे जेपी नड्डा के बयान के बाद जैसे आरएसएस और बीजेपी की दूरियां भी कहीं ना कहीं खटास एक बार देखने को मिली। इसकी खबरें भी कई निकलकर सामने आई कि आरएसएस और भाजपा के बीच में कहीं ना कहीं खटास है, और जिसके बाद फिर आरएसएस के जो सर संघ चालक हैं उनके भी बयान निकलकर सामने आए। इसी तरह के उन्होंने तंज कसे या कई बयान निकलकर सामने आए। तो क्या लगता है जो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का होगा वह आरएसएस से ज्यादा जुड़ाव रखेगा, या फिर जैसे जेपी नड्डा ने कहा था कि जो भाजपा है वह आरएसएस से एक स्वतंत्र संगठन है, स्वतंत्र तरह से काम करता है, तो भाजपा का ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा? एएल जी, देखिए, निश्चित तौर पर जो आरएसएस है वह कहीं ना कहीं एक स्वयंसेवकों का संगठन है और उसका सक्रिय राजनीति में कोई ज्यादा हस्तक्षेप नहीं है। और दूसरी ओर जो उसमें राष्ट्र निर्माण, भारत निर्माण किस प्रकार हो, इसको लेकर के लगातार विभिन्न प्रकार के अनुसांगिक संगठन वहां पर चलते हैं। और चाहे वह भारतीय मजदूर संघ हो, स्वदेशी जागरण मंच हो, कई ऐसे राष्ट्रीय अनुसांगिक संगठन है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तो कहीं ना कहीं जो संगठन है और जो संघ है, इसमें अलग सामंजस्य होता है। यह कहना बिल्कुल गलत है कि संघ ही संगठन को चलाता है, क्योंकि जब संगठन होता है वह अपने स्तर पर अपने लोगों को नियुक्त करता है और किस प्रकार से
संगठन को चलाना है, उस आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष उसका नेतृत्व करता है। जी एएल जी, जिस प्रकार से खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि इस बार कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा चेहरा हो सकता है, और इसको लेकर यह भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि जिस तरह से अनुराग ठाकुर को स्टेप डाउन भाजपा की ओर से किया गया है, मंत्री पद उन्हें केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया गया, तो लगता है कि उन्हें संगठन की कोई मजबूत जिम्मेदारी दी जा सकती है। क्या लगता है अनुराग ठाकुर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं? देखिए, युवा चेहरा कहना एक बात है, क्योंकि देखिए संगठन जो होता है उसमें किसी भी एक क्षेत्रीय दल का और एक किसी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं होता कि जो पूरा इसमें संगठन चलाए। इसमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसकी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जो हमारा भारत है उसकी सबकी समझ हो, सभी भाषाओं को वे जानकार हो या उसको समझ हो कि किस प्रकार के संगठन चलाया जाता है। तो उसमें कहीं ना कहीं युवा नेतृत्व की तो आवश्यकता है, लेकिन युवा नेतृत्व को सक्रिय भूमिका, अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन राष्ट्रीय संगठन स्तर पर कहीं ना कहीं जो भी संगठन स्तर का जो व्यक्ति होता है उसका जो उम्र की सीमा होती है वह कहीं ना कहीं 50-55 प्लस की उम्र की सीमा उसको रखी जाती है, जिससे उसको राजनीतिक सोच के आधार पर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाया जाए, राष्ट्र निर्माण किस प्रकार हो, उसके आधार पर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होता है। जी, पूर्णकालिक एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जो जेपी नड्डा थे, उनका इस बार उनकी अग्नि परीक्षा थी लोकसभा चुनाव में, उन्होंने पूर्णकालिक एक अध्यक्ष के तौर पर निभाया, लेकिन कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस उस स्तर की नहीं रही जितना उनसे उम्मीदें लगाई जा रही थीं। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका कार्यकाल बढ़ाया तो गया है इस साल, लेकिन क्या यह जो कार्यकाल उनका बढ़ाया गया है, क्या जो नया आने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम है, इसकी घोषणा उत्तर प्रदेश के उपचुनाव और जो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हैं, क्या इसके बाद की जाएगी या फिर इससे पहले ही हमें नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरा देखने को मिल सकता है? कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि जिस प्रकार से अभी एक्सटेंशन चल रहा है, चाहे वह कई मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हो, अन्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हो एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, तो अगर सक्रिय भूमिका चुनाव में निभानी है तो एक फुल टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को चाहिए होगा। इसलिए मुझे लगता है कि जल्द से जल्द 1 से 2 महीने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव जल्द से जल्द हो जाएगा आने वाले विधानसभाओं के मद्देनजर देखते हुए। जी बिल्कुल, पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष और अध्यक्षों, जो कार्यकारिणी जो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देगी, उसका गठन होना जरूरी है। और भाजपा यही चाहेगी कि जल्द से जल्द चुनाव से पहले ही इस सब का गठन कर लिया जाए ताकि अच्छा परफॉर्म कर सकें चुनाव में। बहुत धन्यवाद एएल जी आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। चलिए रुक करते हैं, अगली खबर पर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में पुलिस ने एक सपा नेता को गिरफ्तार किया है, जिस पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल आरोपी को सपा प्रमुख अखिलेश यादव का करीबी बताया जा रहा है। सांसद डिंपल यादव का सांसद प्रतिनिधि भी वह रह चुका है। बता दें कि नाबालिग अपनी बुआ के साथ आरोपी के कॉलेज में नौकरी मांगने गई थी, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़िता के फोन लगाने पर डायल 112 मौके पर पहुंची, जहां आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायिक हिरासत में जाते समय आरोपी ने पूंजीपतियों और पुलिस पर फंसाने के आरोप लगाए हैं। गौरतलब है कि मेडिकल के लिए थाने पहुंची पीड़िता को 6 घंटे तक बैठाने के बाद भी मेडिकल नहीं कराया गया। दूसरी ओर मामले में के तूल पकड़ने पर सपा ने मामले से अपना किनारा कर लिया है। सपा जिलाध्यक्ष ने प्रेस नोट जारी कर आरोपी को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण भी उसे निष्कासित बताया। वहीं दुष्कर्म केस में सपा नेताओं की संलिप्तता के सवाल पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जमकर निशाना साधा है। आइए आपको भी सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आज रात्रि लगभग 1:30 बजे यूपी 112 पे फोन से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें लड़की ने कहा था कि मेरे ऊपर के कपड़े उतार दिया है और गलत काम करने का प्रयास किया गया है। तत्काल मौके पे टीआरबी और थाना कन्नौज की पुलिस पहुंची थी, जहां से लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक अवस्था में अभियुक्त नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में लड़की ने बताया है कि इसकी एक बुआ है, जिसके साथ ये रात्रि में नवाब सिंह यादव के यहाँ पहुंचे थे। इन्होंने बताया था कि नौकरी के नाम पर बुलाया और उसके बाद इस प्रकार की घटना हुई। तहरीर के आधार पर
इसमें सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया, अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। समाजवादी पार्टी का चरित्र, हमारी माता बहनों के बारे में उनका जो स्वभाव वो सब जानते हैं, उनके नेताओं के जो पूर्व में बयान है इस प्रकार के वो भी सब जानते हैं। लेकिन मोदी जी, योगी जी की सरकार संकल्पित है, जो भी दरिंदगी करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ विधि सम्मत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो नजीर बन सके। क्या बुलडोजर चलेगा बाबा का? अब ये सरकार को निर्णय करना है, लेकिन विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रशांत राव, ब्यूरो हेड, जुड़े हुए हैं। प्रशांत, जिस प्रकार से मामले में नए तथ्य और नए खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं, इस मामले में एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती जा रही हैं और अब देखा जा रहा है कि जैसे मामले ने तूल पकड़ा है, सपा ने अपना किनारा कर लिया है और निष्कासित और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का हवाला देते हुए उसे निष्कासित ही बता दिया गया है आरोपी को। क्या लगता है यह सपा को कितना भारी यह मामला पड़ेगा अयोध्या के बाद अब कन्नौज में? जी, पार्टी के नेता नवाब सिंह लगा है बात की रात आरोप लगाया कि नवाब सिंह उसकी बुआ उसके साथ में मामला मुख्यमंत्री रहे। कन्नौज में अगर मुख्यमंत्री के रूप में आता था तो नवाब सिंह यादव का नाम आता था। नियम वहाँ नवाब सिंह यादव को तय करता था। ऐसे में नागरिक का मामला बड़ा हाई प्रोफाइल था, उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। अगर वो वीडियो देखे पैंट उतार कर एक महिला के सामने बैठा है, वो प्रशांत, हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। आप हम तक आपकी आवाज सही ढंग से नहीं पहुंच रही है। तो बड़ी खबर कन्नौज से है, जहां उत्तर प्रदेश के कन्नौज में नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में पुलिस ने एक सपा नेता को गिरफ्तार किया, जिस पर अब सियासत गर्मा गई है। दरअसल आरोपी को सपा प्रमुख अखिलेश यादव का करीबी बताया जा रहा है। सांसद डिंपल यादव का सांसद प्रतिनिधि भी रह चुका है। बता दें कि नाबालिग अपनी बुआ के साथ आरोपी के कॉलेज में नौकरी मांगने के लिए गई थी, जहां उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। पीड़िता ने के फोन पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। न्यायिक हिरासत में जाते समय आरोपी ने पूंजीपतियों और पुलिस पर फंसाने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि मेडिकल के लिए थाने पहुंची पीड़िता का 6 घंटे तक भी मेडिकल नहीं कराया गया। दूसरी ओर मामले के तूल पकड़ने पर समाजवादी पार्टी ने मामले से किनारा कर लिया है। सपा जिलाध्यक्ष ने प्रेस नोट जारी कर आरोपी को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते निष्कासित बताया। वहीं खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रशांत राव जुड़े हुए हैं। प्रशांत, जैसा कि समाजवादी पार्टी ने मामले से किनारा किया और पार्टी से आरोपी को निष्कासित बताया, लेकिन यह भी देखा जा रहा है कि आरोपी को जब पीड़िता को मेडिकल के लिए ले जाया गया तो 6 घंटे तक उसका मेडिकल ही नहीं किया गया। यह किस तरह का राजनीतिक दबाव डालने की या तो डॉक्टरों पर कोशिश है या किस तरह का मामला है, क्या कहना चाहेंगे? पीड़िता ने आरोप लगाया है, उसे करीब 6 घंटे के लिए मेडिकल के लिए बैठाला गया, क्योंकि मामला बड़ा हाई प्रोफाइल था। माना जाता है कि जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री थे और उसके बाद अखिलेश यादव जब समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री हुए, तो इस दौरान जो है कन्नौज में जो मुख्यमंत्री के रूप में नवाब सिंह यादव की पहचान है, जिस तरीके से स्थानीय लोग उनकी कथाएं बताते हैं, बातें बताते हैं और उस समय का इतिहास और राजनीतिक स्थिति बताते हैं, उसके हिसाब से जो रुतबा था नवाब सिंह यादव का, वो कन्नौज क्षेत्र के आसपास मुख्यमंत्री से कम नहीं था। नवाब सिंह यादव ही कन्नौज में नीति नियम तय करता था कि समाजवादी पार्टी में क्या होना है और किस तरीके से विकास होना है। इसीलिए मामला बड़ा हाई प्रोफाइल होने के साथ पुलिस ने बहुत फूकते कदम रखे हैं कि किसी भी तरीके से मामले में पूरी सत्यता के बाद ही आगे काम किया जाए। जिस नाबालिग पीड़िता ने शिकायत की है और उसके आधार पर जब पुलिस नवाब सिंह यादव के कॉलेज पहुंची है और ये बताया गया पीड़िता के द्वारा कि वह नवाब सिंह यादव के कॉलेज में अपनी बुआ के साथ वहां नौकरी मांगने गई, तो उस समय जो है नवाब सिंह यादव उसके साथ अभद्रता की, उसे रेप करने की कोशिश की। और जब पुलिस मौके पर वहां पहुंची तो देखा कि नवाब सिंह यादव एक गैर
पारिवारिक महिला के सामने नग्न अवस्था में, यानी कि पैंट उतार कर वो लेटा हुआ था। तो जो अवस्था पुलिस ने देखी, पुलिस भी बिल्कुल एकदम अचंभित रह गई कि नवाब सिंह यादव एक गैर पारिवारिक महिला के सामने वह नग्न अवस्था में बैठा हुआ है। और ऐसे में जो पीड़िता ने शिकायत की थी, नाबालिग पीड़िता ने, उसकी शिनाख्त हुई। उसके बाद नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया। हालांकि नवाब सिंह यादव को जब कोतवाली लाया गया, उसके बाद समर्थकों ने काफी हंगामा किया और उसके साथ ही नवाब सिंह ने कहा कि उसे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत और पूंजीवादी लोगों के तहत फंसाया जा रहा है। लेकिन नवाब सिंह यादव का भी काफी पुराना आपराधिक इतिहास है। उसके ऊपर कई बलवा, हत्या, लूट, हत्या जैसे तमाम मामलों में उसके ऊपर जो है जो 15 मामले पहले से दर्ज थे। इसके बाद अब 16वां मामला ये दर्ज किया गया है। एक रसूख माना जाता था नवाब सिंह यादव का समाजवादी पार्टी सरकार में, और इसीलिए लगातार समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला भी जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कह रही है कि नवाब सिंह यादव पार्टी का सक्रिय सदस्य नहीं था और काफी लंबे समय से पार्टी विरोधी गतिविधियों में वो शामिल था, तो इसका कोई पक्का सबूत जो है समाजवादी पार्टी नहीं दे पा रही है। और नवाब सिंह यादव को आज भी कन्नौज के आसपास के जिलों में वो समाजवादी पार्टी का नेता माना जाता है, समाजवादी पार्टी का वहाँ कलाकार माना जाता था और एक दबदबा था उसका अपना राजनीति में। आप देखो, पुलिस वहाँ पर जो है पूरी निष्पक्षता से जांच कर रही है। नवाब सिंह यादव अब चपेट में आया है, निश्चित तौर से तमाम मामले खुलेंगे, क्योंकि नवाब सिंह यादव का कन्नौज क्षेत्र में एक ऐसा नाम था कि उसके सामने अच्छे की चुप्पी बंद हो जाती थी। अब क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा से ही शक्ति दिखाते रहे। महिला सुरक्षा को लेकर उन्होंने सदन में भी बोला था, और जैसे अभी जो मामला हुआ था अयोध्या में, और इसके साथ ही कई और सहारनपुर का मामला देखा जाए, बुलंदशहर का मामला देखा जाए, और इसके साथ ही कन्नौज में समाजवादी पार्टी का नाम जुड़ा है। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के लोगों का नाम आता है तो ऐसे में समाजवादी पार्टी में बौखलाहट हो जाती है कि वो अपने नेताओं को दरकिनार करने लगती है या कह देते हैं कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। लेकिन अगर शामिल थे तो उन्हें निष्कासन क्यों नहीं किया गया, इस बात पर भी विपक्षी दल निशाना साध रहे हैं। वहीं बीएसपी चीफ मायावती ने भी निशाना साधा है कि समाजवादी पार्टी के लोग जिस तरीके से इन महिला अपराध के मामलों में संलिप्त हैं, तो आखिर में अब अखिलेश यादव क्यों नहीं आपको एक्ट जो यहाँ डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे थे या फिर नार्को टेस्ट की मांग कर रहे थे, तो अब क्यों नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान समाजवादी पार्टी के ऊपर भी है। इसके साथ क्योंकि कन्नौज में हाई प्रोफाइल मामला है, ऐसे में पुलिस पूरे पक्षों पर एक एक करके जांच वहां पर कर रही है ताकि कोई भी आगे चलकर इसमें सवालिया निशान न खड़े हों। जी अभिनव, बिल्कुल, जिस प्रकार से मामले में नए तथ्य एक के बाद एक निकलकर सामने आ रहे हैं और नए खुलासे हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी पर तो निशान लग ही रहे हैं, क्योंकि वह सांसद प्रतिनिधि आरोपी रह चुका है और अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो के साथ भी उसकी कई तस्वीरें वायरल आजकल हो रही हैं। देखना होगा कि जांच में पुलिस की क्या निकलकर सामने आता है, किस तरह के तथ्य निकलकर सामने आते हैं। बहुत धन्यवाद प्रशांत आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। चलिए रुक करते हैं, अगली खबर पर बढ़ते हैं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग की सदस्य डेलेना खांडुप ने बताया कि हमने अथॉरिटी और छात्रों के प्रतिनिधि से भी बात की है। अथॉरिटी ने छात्रों की मांग को पूरा करने के लिए कुछ समय मांगा है। जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि यहां सुरक्षा में लापरवाही बहुत ज्यादा है। इस बीच घटना के बाद से ज्यादा डॉक्टर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कॉलेज के प्रिंसिपल की दोबारा नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। साथ ही साथ सीबीआई जांच के आदेश भी दिए गए हैं। वहीं सपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कोलकाता की घटना में अपराधियों को संरक्षण दिया गया है। उन्होंने बताया कि आरजी करके प्रिंसिपल को 24 घंटे के भीतर किसी अन्य कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया, जिसको लेकर उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए सवाल भी खड़े किए हैं। अभी मैं अथॉरिटी से भी बात किया है, प्लस स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव से भी हमने बात किया है। तो उन्होंने जो डिमांड रखा है, अथॉरिटी ने कुछ दिन कुछ समय मांगा है ताकि उनका डिमांड अथॉरिटी कंप्लीट कर पाए। तो आप लोग भी थोड़ा कोऑपरेट करें कि अथॉरिटी भी जो अपना जो स्टूडेंट्स की डिमांड है वो लोग फुलफिल कर पाएंगे कुछ दिन में। जघन्य और दुर्दांत घटना जो कि पश्चिम बंगाल में हुई, और दुख की बात यह है कि वहां पर इससे भी अधिक विभत्स तरीके से अपराधियों को संरक्षण देने का जो प्रयास किया जा रहा है वो और भी अधिक दुख देने वाला है। जिस प्रकार से वहां प्रिंसिपल को हटाया गया और 24 घंटे के अंदर दूसरे कॉलेज में नियुक्त कर दिया गया, इससे पश्चिम बंगाल की सरकार की उन अपराधियों के प्रति
किस प्रकार की संरक्षण की भावना है वो बेनकाब हो जाती है और पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा हो रहे किसी भी जांच के ऊपर बहुत गहरे शक की दीवार खड़ी कर देती है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर प्रदीप गौतम जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, जिस प्रकार से इस मामले में राज्य सरकार जो कि बंगाल सरकार है उसकी संलिप्तता या हम कहें कि जिस तरह से उसकी कार्यशैली निकलकर सामने आई है कि आरोपी को तो 24 घंटे के अंदर सीसीटीवी फुटेज या अन्य माध्यमों से गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन प्रिंसिपल या कॉलेज प्रबंधन से ना तो कोई जवाब मांगा जाता है। अगर प्रिंसिपल नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे देते हैं तो उन्हें 17 घंटे के अंदर ही नई नियुक्ति दी जाती है और नए जगह उन्हें भेज दिया जाता है। जैसा कि सवाल खड़े किए हैं भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी ने, इसे आप किस प्रकार से देखते हैं प्रदीप जी? देखिए अभिनय जी, पहले तो बहुत धन्यवाद जी। जब हम लोग इस मामले को पूरा का पूरा देखते हैं तो ये जो है मामला बहुत ही संगीन है जी। में जो आपकी बंगाल सरकार है, ममता बनर्जी की जो सरकार है, वह कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही बरतती हुई एकदम स्पष्ट दिखाई दे रही है। क्योंकि कोई भी प्रिंसिपल किसी भी कैंपस में ऐसी घटना होती है तो वहां पर जो वहां का मुखिया होता है वो सबसे मुख्य जवाबदेही उसकी होती है कि कार्रवाई वहां पर क्या हुई। दूसरी चीज इसमें जो हम लोग अगर देखें तो जो आपके जो अपराधी संजय राय हैं, यह जो है पुलिस के सिविक वॉलंटियर के तौर पर जो है तैनात और वो जो है पुलिस चौकी में जो वहां की पुलिस चौकी जो है वो तैनात जी। तो पहले से 4 अगर अभी जो फोटो के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि बिहार नाम की सर्कस जगह है, वहां की एक लड़की होती है, वहां शादी की अलीपुर इलाके की लड़की है, कोलकाता में वहां की लड़की उसने जो है शादी की है। और इस तरीके के व्यक्ति को और साथ में वो एक मुक्केबाज भी रहा है जी। और कई जगह उसको देखा जाता है कि अश्लील जो है मूवी वो जो है देखने का बहुत ज्यादा आदी था। तो ऐसे व्यक्ति की तो पहले ही पुलिस चौकी में तैनाती कैसे, यही सवाल है अगर इस चीजें पुलिस को बाद में क्यों पता पड़ा है, पहले क्यों नहीं थी पता जी। चीजें तो पहले से 4 शादियां कर चुका है जो व्यक्ति, और उसके घर में खुद के घर में गृह कलेश है, तो ऐसे व्यक्ति उस मेडिकल कॉलेज का जो पुलिस चौकी है वहां पर उसकी तैनाती नहीं होनी चाहिए। इसमें प्रिंसिपल की और साथ में वहां की जो पुलिस अधिकारी वो दोनों ऐसे व्यक्ति की वहां पर तैनाती क्यों थी? घटना जी छोटी घटना नहीं, सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलता तो ये मालूम ही नहीं हो पाता कि ये घटना है, इसका अपराधी कौन है जी। इसमें जो आपकी हालांकि राजनीति तो देखिए जितने भी दल हैं वो सभी करेंगे, लेकिन ये इस पर जो है ममता बनर्जी जी को चाहिए बहुत स्पष्ट से वो जो है इसमें कार्रवाई करके जी जो और के साथ साथ वहां के पुजारी उन पर जो है कार्रवाई जी अधिकारी बढ़वाई है पे जो है वहां पर वॉलंटियर के तौर पर और इस तरीके की व्यक्ति अगर पुलिस विभाग से ही जुड़े हुए व्यक्ति अगर ऐसी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देंगे तो सुरक्षा किसके मान जी। बिल्कुल, जिस प्रकार की यह घटना है प्रदीप जी, और जैसा कि अब एक के बाद एक तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं कि पहले तो आरोपी का ही पता नहीं चला, फिर पता चला तो आरोपी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन शुरुआत में यह तथ्य क्यों खुलासा नहीं हुआ इनका कि वह पुलिस में ही था या पुलिस विभाग में ही निवासरत था, पुलिस लाइन में ही पहले से रह रहा था, और इतनी चीजें जो कि सरकार की ओर से दबाई जा रही थी। हालांकि हम अपने दर्शकों को भी बड़ी खबर देना चाहते हैं कि जो कोलकाता हाईकोर्ट है उसने पहले सरकार पर सवाल खड़े किए थे और अब मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। क्या लगता है प्रदीप जी कि जो कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं इसमें और क्या तथ्य हमें निकलकर सामने आ सकते हैं? क्या कोई सरकार का हाथ भी हमें इसमें देखने को मिल सकता है प्रदीप जी?
देखिए जो है अपने की इसमें हम लोग, लेकिन इसमें सरकार से सीधा संबंध ना हो, लेकिन सरकार के कुछ ना कुछ ऐसे व्यक्ति जरूर शामिल होंगे, क्योंकि घटना ये है कि देखिए एक रेप केस तो हुआ ही हुआ, इसके साथ साथ उस लड़की की हत्या कर दी गई। और किसी लड़की की हत्या कर देना, और खासकर जो मेडिकल लाइन से वो जो जुड़ी हुई हो, जी ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग जो है ट्रेनिंग डॉक्टर है, और ऐसी घटना अगर हो जाती है कि जो है इसकी जांच होनी चाहिए, कौन कौन से लोग बिल्कुल इस मामले में जुड़े हुए हैं, कौन कौन लोग इसमें शामिल है, उसकी परत दर परत खुलनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। बहुत आगे परत द परत निकलकर सामने आएगा, जो भी मामला है उसका खुलासा होगा। सीबीआई की जांच, अब सीबीआई को बागडोर दी गई है। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। चलिए रुक करते हैं, अगली खबर पर बढ़ते हैं। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में दिल्ली सरकार की तरफ से 15 अगस्त को हर साल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झंडा फहराते हैं, जहां शराब नीति मामले में तिहाड़ में बंद होने के कारण उन्होंने मांग की थी कि आतिशी इस बार झंडा फहराएं, लेकिन दिल्ली सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जीएडी ने सीएम केजरीवाल का यह प्रस्ताव खारिज कर दिया है। दरअसल जीएडी ने एसीएस के गोपाल राय को पत्र लिखकर आतिशी के झंडा फहराने के निर्देश को कानूनन गलत बताया है। उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल का मैसेज जेल के बाहर भेजे जा सकने वाले कम्युनिकेशन की कैटेगरी में नहीं आता है, इसलिए आतिशी के झंडा फहराने के निर्देश पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने एसीएस नवीन कुमार को धन्यवाद कहा है। चलिए 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ आवर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।